हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लिखॉन टॉकीज में। आज हम फिर से जुड़ रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज के तीसरे वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र सदस्य के अध्याय 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है मुद्रा और साख। जिसके अंतर्गत पहला हम चर्चा करेंगे मुद्रा एक विनिमय का माध्यम। दूसरा चर्चा करेंगे मुद्रा के आधुनिक रूप के बारे में। तीसरा में चर्चा करेंगे ऋण संबंधी गतिविधियाँ क्या क्या होती है उसके बारे में। चौथा चर्चा करेंगे बैंक से ऋण लेने की क्या क्या शर्तें होती है उसके बारे में। चौथा पॉइंट में चर्चा करेंगे औपचारिक क्षेत्र में साख। और पांचवा और अंतिम है स्वयं सहायता समूह के बारे में, जिसके बारे में हम विशेष अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है मुद्रा विनिमय का एक माध्यम। किस प्रकार से मुद्रा विनिमय का एक माध्यम होता है उसके बारे में समझते हैं। मुद्रा का उपयोग हमारे रोजाना जीवन में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं। बहुत से लेन देन में आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही हैं। कुछ ऐसे लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जाती है, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा भी हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान नहीं हुआ हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा होता है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा होता है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है, फिर उस मुद्रा का उपयोग अपनी जरूरत के हिसाब से चीज़ों को खरीदने के लिए करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, यानी मीडिएटर का काम करती है, जिसके कारण इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। अब अगला है मुद्रा के आधुनिक रूप। मुद्रा के आधुनिक रूप में क्या क्या आते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। जैसे बहुत प्रारंभिक काल की बात करें तो भारत में अनाज और पशु को मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता था। इसके बाद सोना, चांदी, तांबे और जैसी धातुओं की सिक्का के रूप में चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा है। करेंसी। मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी के नोट और सिक्के शामिल है। आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे कि सोना, चांदी, तांबों से नहीं बनी है, फिर भी इसे विनिमय का माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। जैसे भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने का अधिकार नहीं होता है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने के लिए इसको वैलिड करता है, यानी इसकी वैधता प्रदान करता है। इससे भारत में सौदों की अदायगी, यानी कुछ भी खरीद कर उसको जो भी भुगतान दिया जाता है उसको रुपए के रूप में दिया जा सकता है, जिसे कोई मना नहीं कर सकता है। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी क्यों, मतलब कि कोई व्यक्ति सामान खरीदता है और किसी को पैसे के रूप में भुगतान करता है तो उसके लिए उसको मना नहीं कर सकता है कि मैं पैसे के रूप में भुगतान नहीं लूँगा। इसीलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम बना हुआ है। अब दूसरा रूप है बैंकों में निक्षेप, यानी कि डिपॉजिट विद बैंक्स। बैंक में जमा भी रहता है, डिपॉजिट विद बैंक्स। लोग मुद्रा को बैंक जमा के रूप में भी रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है। उसके अतिरिक्त जो भी नकद उनके पास होता है, लोग उनको अतिरिक्त नकद को बैंक में अपने नाम से खाता खोलाकर जमा कर देते हैं। बैंक इस पर सूद भी देते हैं, यानी ब्याज भी देते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा उपलब्ध होती है। यानी लोग बैंक पे जमा करते हैं, उनको जब चाहिए वो निकाल सकते हैं, जितना चाहिए उतना निकाल सकते हैं। बैंक खातों में
धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है। जब जिसकी जितनी जरूरत होती है उतना निकाल सकता है। इसीलिए इस जमा को मांग जमा भी कहते हैं। यह सुविधा इसे मुद्रा विनिमय के माध्यम को महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। अब दूसरा बात करते हैं चेक के बारे में। चेक भुगतान क्या होता है? चेक भुगतान से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसको भुगतान करना है, जिसका किसी बैंक में खाता होता है, एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। और चेक एक ऐसा कागज होता है जो कि बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम भुगतान करने का आदेश देता है। आधुनिक समय में चेक को इस अर्थव्यवस्था में मुद्रा समझा जाता है। यानी अभी जो देखते हैं बड़े बड़े भुगतान होते हैं, लाखों 10 लाख करोड़ों में जो भुगतान होता है वो ज़्यादातर चेक के माध्यम से किए जाते हैं। अब चेक के अलावा तो अब तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूपीआई भी आ चुका है, इसका भी ज़्यादातर प्रयोग होता है। अब है कि बैंक की ऋण संबंधित गतिविधियाँ, यानी बैंक को ऋण लेने, बैंक में जमा करने की क्या क्या गतिविधियाँ होती है, इसके बारे में समझते हैं। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। इसे किसी भी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है। चूँकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ ही जमाकर्ता नकद निकालने के लिए बैंक आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने ही नकद यानी 15% में आराम से चल जाता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। जो भी आर्थिक क्रिया घटित होती है हमारे आसपास में, वो सभी के लिए ऋण की मांग बहुत रहती है। बैंक जमा राशि का लोगों को ऋण की आवश्यकताओं पूरी करने के लिए इस्तेमाल करता है। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है, जिसे जमा करता कहते हैं, एवं जिन्हें राशि की जरूरत है, यानी पैसे की जरूरत है, उसको कर्जदार बोलते हैं, के बीच मध्यस्थता का काम करता है। जो लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं और जो लोग बैंक से लोन लेते हैं, उनके बीच में मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का जो अंतर होता है वो बैंक की प्रमुख आय का स्रोत होता है। अब इस तस्वीर में की बात करते हैं। ये एक बैंक है, ठीक है। ये लोग जमा करता है जो कि बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं और समय समय पर अपना धन निकालते रहते हैं और ब्याज पाते रहते हैं, ठीक है। बैंक के पास जितनी भी जमा पूंजी आती है मात्र 15% बैंक में अवेलेबल रखते हैं, जिससे कि जमाकर्ता अपना समय समय पर पैसा निकाल सके, उसमें डाल सके, और जो शेष राशि बच जाती है और कर्जदार को लोन दिया जाता है। और जब ये लोग पैसे वापस करते हैं तो बैंक में पैसा आता है, बैंक को कमाई होती है। अब है ऋण की शर्त, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, यानी क्रेडिट का क्या क्या शर्त है उसके बारे में समझते हैं। हर ऋण समझौते में पहला है कि ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ चुकाना पड़ता है, यानी अदा करना पड़ता है। इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋणाधार यानी गिरवी रखने के लिए कोई चीज़ का मांग कर सकता है। समर्थक ऋणाधार एक ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है, जैसे कि भूमि हो सकता है, इमारत हो सकती है, गाड़ी हो सकता है, पशु, बैंक में पूंजी भी हो सकता है, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। जब तक ऋण की भुगतान नहीं हो जाता, कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता है, तो उधारदाता यानी बैंक उसके भुगतान प्राप्ति के लिए उसकी संपत्ति या समर्थक ऋणाधार को बेचने का अधिकार रखता है। यानी जो भी उसने गारंटी के रूप में बैंक को रखा है, तो ऋण अगर किसी स्थिति में नहीं चुका पाता है तो बैंक के पास ये अधिकार होता है उन सभी को बेचकर उस ऋण की पूर्ति करे। संपत्ति जैसे कि जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि होते हैं, जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से
ऋण की शर्तें कहा जाता है। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफी फर्क आ जाता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। अब बात करते हैं भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख यानी फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। विभिन्न प्रकार के ऋण को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला होता है औपचारिक क्षेत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक क्षेत्र। सबसे पहले बात करेंगे औपचारिक क्षेत्र के बारे में। औपचारिक क्षेत्र क्या होता है? औपचारिक क्षेत्र में बैंकों, सरकारी समितियों के लिए कर्ज आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है कि वास्तव में बैंक नगद शेष बनाए हुए है कि नहीं। आरबीआई इस पर भी नजर रखता है कि केवल बैंक लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों को तो नहीं लोन दे रहा है, बल्कि उसके अलावा छोटे किसान, छोटे उद्योग, छोटे कर्जदार इत्यादि को भी ऋण दे रहा है। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी भी देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज दर क्या है। दूसरा होता है अनौपचारिक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाला कोई संस्था नहीं होती है। वे ऐच्छिक दरों पर ऋण देते हैं। उन्हें नाजायज तरीकों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं है। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणदाता अधिक ब्याज वसूलते हैं। इसीलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण चुकाने में खर्च हो जाता है। इसीलिए कर्जदारों के पास अपने लिए कम आय बचती है। ऐसा संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करते हैं वे ऋण की अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाए। हो सकता है कि अधिक ब्याज दर देकर वो लोन नहीं ले और फिर बिजनेस स्टार्ट नहीं करें। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंक और सहकारी समिति को ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके जरिए लोगों की आय बढ़ेगी और बहुत से लोग अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए संस्था कर्ज ले सकेंगे। निर्धन परिवार ऋण के लिए अभी भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है। भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। अगर जहाँ कहीं भी बैंक मौजूद भी है तो बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार, विशेष कागजातों की जरूरत पड़ती है। अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण बिना किसी गारंटी के भी लोन दे देते हैं, यानी कर्जा दे देते हैं। कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं, लेकिन बैंक में ऐसा नहीं होता है। और बैंक में आप एक नया कर्ज ले रहे हैं तो उससे पहले होता है कि आपको पुराना जो कर्ज है वो चुकता हो जाना चाहिए। लेकिन ये भी बात है कि महाजन ब्याज की दरें बहुत हाई रखते हैं, यानी ऊंची रखते हैं। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीब को उधार देने के लिए कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करते हैं और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। आइए स्वयं सहायता समूह के बारे में जानते हैं। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं जो कि नियमित रूप से मिलते हैं। प्रति व्यक्ति 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की बचत करते हैं। यह परिवारों की बचत करने के ऊपर निर्भर करता है कि वो लोग कितना कितना पैसा जमा कर रहे हैं। सदस्य अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले लेते हैं। इन समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह ब्याज जो होता है साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से बहुत कम होता है। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के लिए योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार अवसरों का सृजन करना। उदाहरण के लिए
छोटे सदस्य छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरतें जैसे होते बीज खाद खरीदना, बांस और कपड़े खरीदने के लिए इत्यादि, घर बनाने के लिए, सिलाई की मशीन खरीदने के लिए, हथकरघा खरीदने के लिए, पशु इत्यादि संपत्ति के लिए दिए जाते हैं। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय सदस्य के समूह स्वयं लेते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण और उसका लक्ष्य निर्धारित करते हैं। उसकी रकम क्या होगी, ब्याज दर क्या होंगे, वापस लौटाने की अवधि क्या होगी, इसके बारे में समूह स्वयं निर्णय करता है। बात करते हैं बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के बारे में। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का एक उचित ब्याज बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने का सबसे बड़ा सफल इतिहास रहा है। इसकी शुरुआत 1970 में एक छोटे पैमाने से हुई थी। वर्ष 2018 में ग्रामीण बैंक ने अब तक 9 लाख सदस्य जुटा लिए थे, जो बांग्लादेश के गांव यानी जिसकी संख्या 81,600 थे, इन क्षेत्रों में फैले हुए थे। इससे ऋण लेने वाली ज्यादातर महिलाएं, जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से है। इन कर्जदारों ने दिखा दिया है कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार हैं, बल्कि वे विभिन्न तरह की छोटी आय वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक शुरू करने और चलाने में सक्षम भी है। अगर गरीबों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है तो लाखों छोटे लोग अपनी लाखों छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का बड़ा कारण बन सकते हैं, यानी विकास के क्षेत्र में चमत्कार कर सकते हैं। ये कहना है प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस का, जो कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे और उनको 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब सारांश के बारे में बात करते हैं। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, किन किन मुद्दों पर बात करी, इसके बारे में जान लेते हैं। इस अध्याय में हमने मुद्रा के आधुनिक रूपों और बैंकिंग प्रणाली और इसके संबंधों को देखा। एक तरफ जमाकर्ता अपना धन बैंक में रखते हैं, दूसरी तरफ कर्जदार बैंक से ऋण लेते हैं। आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की जरूरत होती है। जैसा कि हमने देखा, ऋण के सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं या कुछ परिस्थितियों में वे कर्जदार की स्थिति और बदल कर सकते हैं। ऋण विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध हो सकता है। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक ऋणदाताओं में ऋण की शर्तों में बहुत फर्क होता है। वर्तमान समय में अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, जबकि अभी भी गरीबों को अभी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह अनिवार्य है कि औपचारिक क्षेत्र के कुल ऋण में वृद्धि हो ताकि महंगे अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता कम हो। साथ ही बैंकों और सहकारी समिति इत्यादि से गरीबों को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ाना चाहिए कि ये दोनों विकास के लिए जरूरी कदम उठा सके। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।